हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। What is human geography? Geography is a field of study is integrative, empirical and practical. भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक है. It studies each and every event on the earth over the space and time. भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है. Human geography studies the relationship between man and nature. मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है. Geography can be studied through lawmaking, theorizing, nomethetic or descriptive ideographic. भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिकर, नोमेथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक इडियोग्राफिक होना चाहिए. Metaphors using symbol for the human anatomy. Face of the earth. हम सामान्यतः भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में करते हैं, जैसे पृथ्वी के रूप, आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आँख, माउथ ऑफ द रिवर, नदी का मुख, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, हिमनदी के प्रोत, नेक ऑफ द इस्थमस, जलडमरू मध्य की ग्रीवा, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, मृदा की परिच्छेदिका. Regions, villages, towns have been described as organisms. राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं और प्रदेशों, गांव, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है. Networks of road, railways and waterways have often been described as arteries of circulation. सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है. There are two approaches of geography. भूगोल के दो उपागम हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच. क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम. Now the definitions of human geography. मानव भूगोल की परिभाषाएं. Human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface. It is by Ratzel. मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है. Synthesis has been emphasized in the above definition. ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है. Human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. It is by Alan C. Sample. मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है. सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है. डायनामिज्म इन द रिलेशनशिप इज द की वर्ड इन सैंपल्स डेफिनेशन. हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना. ये परिभाषा पॉल विडाल डी ला ब्लाश द्वारा दी गई है. Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. Human geography offers a new conception of the interrelationship between earth and human beings. मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है. Nature of human geography. मानव भूगोल की प्रकृति. Human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment. मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है. Elements of physical are land, water, soil, climate, vegetation and fauna.
भौतिक भूगोल के जो तत्व हैं वो हैं भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणीजात तथा वनस्पति जात। एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, क्रॉप्स। सांस्कृतिक भूगोल के जो तत्व हैं गृह, गांव, नगर, सड़क, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, ये सभी। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, मानव का प्राकृतिकरण। में इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वाट ही क्रिएट्स बट विद वाट टूल्स ही यूज टू क्रिएट। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन का निर्माण करता है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग द नेचर हेल्प्स टू क्रिएट टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर। अंडरस्टैंडिंग डीएनए हेल्प टू इरेडिकेट डिजीजेस। इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प टू डेवलप फास्ट प्लेन्स। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। Knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment on human being. So, the interaction between primitive society and nature is called environmental determinism. तो प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था शुरुआत में और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। विद द डेवलपमेंट ऑफ technology, people understood the nature well. They moved from state of necessity to state of possibilities. Human activities created cultural landscape. समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों और तरंगित पहाड़ियों में चरागाहें, तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग और अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। And this stage is known as possibilism. विद्वानों ने इसे संभव का नाम दिया है, संभववाद का नाम दिया है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। जब इट इज़ डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर, इट इज़ मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity nor is there a condition of absolute freedom. Sustainable development is the main aim of this concept.
आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं ज़रूर जानते होंगे कि ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। रेड लाइट का अर्थ है रुको, एम्बर यानी येलो लाइट का अर्थ होता है बत्ती, लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहना, और हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अब आप जा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बताता है कि यहाँ पे आवश्यकता की स्थिति यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद है और ना ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर उत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि इन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है और अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, पीछे हटती हिमनदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं। सो द न्यू डिटर्मिनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर। नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। Schools of Human Geography. There are three schools of human geography: वेलफेयर स्कूल कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, रेडिकल स्कूल आमूलवादी विचारधारा और बिहेवियरल स्कूल व्यवहारवादी विचारधारा। वेलफेयर स्कूल इट कंसर्न विद सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही इसे पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स शुरू कर दिया है। रेडिकल स्कूल इट कंसर्न विद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से है। बिहेवियरल स्कूल इट गिव एन इम्पोर्टेंस टू लिव्ड एक्सपीरियंस, परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् कालबोध पर ज़्यादा जोर दिया है। स्टेजेस थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, समय के गलियारों के साथ मानव भूगोल। पीरियड, आरंभिक उपनिवेश युग, अर्ली कॉलोनियल पीरियड एंड द अप्रोच इज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एंड इन दिस imperialism and trade leader to discover many lands. उत्तर उपनिवेश युग, पोस्ट colonial period, approach is regional analysis and features are understanding of path in totality would lead to understand the whole. 1930 interwar period, areal differentiation was approach and in the feature of this period was to find the reasons for the uniqueness of a region. 1950 to 1960, spatial organization apply technology to study geography. In the period of 1970, the approach was emergence of humanistic, radical and behavioral school, and the feature of this period was emergence of socio-political reality with the help of schools. 1990, postmodernism, and the feature was generalization and apply of universal laws to understand geography. Human geography and sister disciplines of social sciences, मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन. First is social geography and the subfields is behavioral geography, geography of social well-being, geography of leisure, cultural geography, gender geography, historical geography and medical geography. Second is urban geography and urban studies and planning is the topic. Political geography, it is subfields. There are two types of subfields: electoral geography and military geography. And political science, speciphology, military science are the disciplines of this field. Population, demography geography, settlement geography, urban and rural planning.
economic geography. In this, geography of resources, geography of agriculture, geography of industries, geography of marketing, geography of tourism, geography of international trade. And the interfaces: economic geography, resources economics, agricultural sciences, industrial economics, business studies, economics and commerce, tourism and travel management, and international trade. Thank you so much. Hope you understand the chapter.